ਲੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ आपे बख्श ले। 1945 में मैं अमृतसर में पैदा हुआ। बड़ा पूरा अमृतसर जैसा कि सुना है, कारोबार के एतबार से, सन्नती मरकज़ के एतबार से, सफ़र के एतबार से उसकी मरकज़ी हैसियत थी, हर एक को उधर से गुज़रना होता था। लेकिन शौमी किस्मत कि 2 साल में सारा नक्शा बदल गया। फसादात हर तरफ, मुल्क तकसीम हो रहा है, आज़ादी के नाम पे आबादियों के तबादले हो रहे हैं। लाहौर 16 मील के फासले पे था और श्रीनगर 300 मील के फासले पे। मेरा वालिद मुझे बचाने के लिए कश्मीर आया, बीच में जम्मू में फसादात हो रहे थे। ज़मान के वालिद जहां दीदा थे, उन्होंने हस्बे वायदा अपने आबाई वतन कश्मीर को तरजीह दी और ज़मान की मोहब्बत में जायदाद, बिजनेस और अमृतसर सब छोड़ दिए। कश्मीर में माशी तकलीफ के बावजूद ज़मान की पसंद और ज़रूरतें पूरी की। ज़मान पूरे खानदान का चहीता आज भी है। दुर्रानी एम्पायर का बनाया हुआ ये श्रीनगर फोर्ट, इसके दामन में ये रैनावारी में ज़मान का ये इस्लामिया प्राइमरी स्कूल। यहाँ से फिर 5वीं जमात का इम्तिहान पास करके हरी सिंह हाई स्कूल में दाखिला लिया। ये स्कूल ज़कूरा से नावपोरा तक एक मुनफरिद और मुमताज़ हैसियत रखता था। आबी खेलों के साथ साथ यहाँ के बच्चों ने मुख्तलिफ शोबों में नाम रोशन किया। ज़मान 14 बरस का था जब 1959 में उसने मैट्रिक पास किया। उस जमाने में मैट्रिक करना एक संगे मील समझा जाता था। ज़मान की लगन के साथ साथ उनके वालिदैन, उनके नाना उनकी पढ़ाई जारी रखने के ख्वाहिशमंद थे। शहर के बेहतरीन शजरो नस्ब वाले एसपी कॉलेज का इंतखाब लाजमी था। दिल ही दिल में ज़मान ने यह तय कर लिया था कि वो डॉक्टर बनेंगे। इस शौक की बुनियाद बरसों पहले अमृतसर में पड़ी थी, जब उन्होंने ज़ेरे तालीम डॉक्टरों को देखा था। उन्होंने मेडिकल स्ट्रीम के लिए फॉर्म भरा। अचानक एक 14 बरस के लड़के ज़मान की सोच किसी जिम्मेदार और उम्र रसीदा की जैसी हो गई और डॉक्टर बनना बस एक ख्वाब रह गया। मैंने कॉलेज में कंटिन्यू करना छोड़ दिया, तर्क कर दिया। उस वक्त वो ख्वाब जो है उसकी ताबीर उसके बिल्कुल बरक्स हुई। ज़मान की पहली नौकरी एनिमल हस्बेंड्री में लगी, वो भी एक रिश्तेदार सैयद काजिम शाह की वजह से, जो उस वक्त के डायरेक्टर डॉक्टर मोहिउद्दीन को जानते थे। इब्तिदाई ट्रेनिंग के बाद बिल्कुल जेहलम के किनारे हाजन में लिवर फ्लूक इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत उनकी पोस्टिंग हुई। ये मकान जो है हबीबुल्लाह बस्ती का, इसमें हमारा ऑफिस भी था, मेरी रेजिडेंस भी। यही वो जगह है, मैं मुलाजमत वेटरनरी की करता था, उसकी एक ब्रांच थी लिवर फ्लूक इरेडिकेशन। काम करते करते मेरी यहाँ जिन लोगों से मुलाकात हुई, उनमें बतौर ख़ास प्रोफेसर मोहिउद्दीन हाजिनी, अरबी के स्कॉलर थे, फ़लसफ़ा, अंग्रेज़ी, फ़िज़िक्स ये सब जानते थे, फ़ारसी, और मोहम्मद अहसन आसम। ज़मान हाजन और हाजन के बाशिंदों के शैदा आज तक हैं। इन मेंटर्स की वसातत से ज़मान हल्के अदब हाजन की छोटी मोटी नशस्तों में शरीक होकर कुछ सुनते भी थे और अपना लिखा हुआ सुनाते भी थे। प्रोफेसर हाजनी ने ज़मान को यह एहसास दिलाया कि कश्मीरी बहुत पुरानी ज़बान है और इसमें लिखने वाले और ज़बान दोनों को फ़ायदा है। लिखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, असल में यहीं से शुरुआत हुई। और एक मौके पर मैंने अपने एक हमसाया को, जो रेडियो से मुताल्लिक़ था, उसकी गाय बीमार हो गई थी, उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन देना था। मैंने दे दिया, 2 दिन 3 दिन वो ओब्लाइज्ड उसने फील किया। उसके बाद उसने इसके बदले मुझे रेडियो में बुक कराया, स्टॉक अप्रूव हुई और अब डेट ऑफ
براڈ کاسٹ جو تھا، اسی دن میرے آفس میں فون آیا تو ہمارے باس نے اٹھایا. اس نے جب سنا میں براڈ کاسٹ ہو رہا ہوں تو کیا کہا انہوں نے کہا کہ وہ آتھرائز نہیں ہے، اور ایسا دباؤ ڈالا ان پر. انہوں نے وہ ٹاک براڈ کاسٹ کی، مجھے بلایا، اور اس دباؤ کے تحت میرا نام انہوں نے براڈ کاسٹ نہیں کیا. وہاں اس زمانے میں بڑے دگج قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک. نہ صرف وہ جو ہمارے یہاں جموں و کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ جو باہر سے یہاں بہت بڑی بڑی شخصیات جو ریڈیو کے ادارے کے ساتھ براہ راست وابستہ تھی، یا جن کا اس زمانے میں یہاں آنا جانا رہتا تھا. پہلا ایسے جو رہبر نے براڈ کاسٹ کیا وہ تھا دلج سائی، اور اس کے بعد میں پیچھے مڑ کے میں نے دیکھا ہی نہیں. مشکلات میں گشت جاری رکھنا زمان کے لیے بہت مشکل تھا. وہ تعلیم کے حصول کا خواہاں تھا، لیکن ویٹرنری میں رہ کے تعلیم جاری رکھنے کے اصول اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. زمان نے تعلیم جاری رکھنے کا انتخاب کیا تھا. اس مقصد اور جذبے کی تعمیل کے لیے انہوں نے ویٹرنری کی ملازمت چھوڑ دی اور بحیثیت استاد ملازمت حاصل کی. ستم ظریفی یہ کہ ان کا پہلا تقرر چناب کے اس پار پیر پانچال کی چوٹی پر گورنمنٹ ہائی اسکول گول ادھم پور، جو ان کے گھر سے 195 کلومیٹر دور، جس میں رام بن سے 54 کلومیٹر پیدل کا سفر. جب بھی زمان کو کچھ ملا وہ بہت دور، امرتسر سے کشمیر واپسی یا گول میں مقصد آمیز نوکری. گول بہت ہی پسماندہ علاقہ تھا ہر رنگ میں، سوائے خدا کی برکت اور قدرتی نظارے. اس وقت کے لوگ اب بھی میری آنکھوں میں ہیں. معمولی بات نہیں ہے، آدھی صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا. اگر یہاں کی مٹی اب بھی مجھے لائک کرتی ہے، یہاں کے لوگ اگر اب بھی مجھے پسند کرتے ہیں، تو یہی مطلب ہے نا کہ میری خوش قسمتی ابھی میرے ساتھ ہے. His in-depth understanding of human psychology, and then his penetrating articulative expression, his wit, his wisdom, and his satirical approach, and then his spontaneous reaction to any event, personality, or occurrence. All these qualities combine in him to enable to produce a very remarkable essays. زمان نے جموں کشمیر یونیورسٹی سے ایم اے پریویس اردو لٹریچر میں کیا، پہلی پوزیشن حاصل کی. پھر کشمیر یونیورسٹی سے ایم اے اردو فائنل میں بھی پہلی پوزیشن. اسی سال زمان آزرداہ نے بی ایڈ میں بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کیا. 1973 میں کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں بحیثیت لیکچرر کام شروع کیا. آزردہ صاحب عمر بھر اردو پڑھاتے رہے، وہ اردو کے استاد رہے ہیں اور بہت بڑے استاد رہے ہیں. اس کا اعتراف ملک کی یونیورسٹیاں کرتی ہیں، ملک کے تعلیم یافتہ لوگ، اردو دان لوگ کرتے ہیں. لیکن جتنا پیار انہیں کشمیری زبان کے ساتھ ہے، اس کا کیا کہنا. 1973 اور اسی سال میری پہلی کتاب غبار خیال، وہ انشائیوں کا مجموعہ تھا، شائع ہوا. اس پہ کامنٹس آئے، اس کا ریلیز فنکشن ہوا. اتنا ہی نہیں، ایک کتاب اور وہ ٹاپ کر گئی، اپنی تیاری میں تھی، اور شیریں کے خطوط کی صورت میں دھیرے دھیرے وہ چھپ رہے تھے 2 اخباروں میں، ایک تو کوہستان اور دوسری چنار. شیرین کے خطوط اور وہ ٹاپ کر گئی پر تبصرے بہت ہی دلکش تھے، اور وہ کتابیں مباحثوں میں شامل تھیں. بورڈ آف سیکنڈری اسکول ایجوکیشن کے لیے زمان آزرداہ نے اردو ٹیکسٹ بک میں نصابی ترقی کے لیے ٹیموں کی قیادت کی. ان کا خیال تھا کہ نوجوان طلباء کو اعلیٰ اقدار کے قریب لانا انسانی معاشرے کے لیے اچھا کام کرے گا. زمان صاحب کے ساتھ کام کرنے میں ایک بات یہ کہ وہ مشکل سے مشکل ترین کام بھی مشکل ہوں کہ وہ بڑے ایسی آسانی سے کرا دیتے تھے کہ کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کس دور سے گزرا ہے. یہ صرف پھر اردو کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں رہے، یہ ہندی کے بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے، سنسکرت کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے، جہاں جہاں یہ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس رہے. صدارت کا عہدہ انہوں نے لے لیا، صدر رہے.
वहाँ भी टीचर इनके फिदायीन में से थी, मेरा मतलब है, कहने का मतलब है बहुत ही प्यार करते थे इनको, बहुत ही इज्जत देते थे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है वो मालिक होता है, वो चाहता है जो जी चाहे कर लो, वो डिक्टेटर बन जाता है। ये डिक्टेटर नहीं थे, ये दोस्त थे, फ्रेंड थे। फिर डीन रहे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन रहे, फैकल्टी ऑफ जिसको आजकल हम फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं यूनिवर्सिटी में, इसी तरह से ओरिएंटल लैंग्वेजेस के डीन रहे। वहाँ भी उन्होंने जो ओरिएंटल कॉलेजेस एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के साथ थे, जिनकी हालत बड़ी ख़राब थी, उनकी हालत सुधारने की कोशिश की, एकेडमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों साइड से। सबसे बड़ा इनका जो एक और कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी एरियाज़ में है वो है इनका इकबाल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन होना। लाइब्रेरी जो थी एक जंक यार्ड सा था, बना हुआ था, तो और वहाँ कोई निज़ाम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। इन्होंने जिस वक्त ओहदा संभाला तो उसके बाद में उस लाइब्रेरी की उन्होंने हालत ही चेंज कर दी। स्कॉलर्स के लिए सहूलियात रखी, लड़कों के लिए सहूलियात रखी, स्टाफ के लिए सहूलियात रखी, बुक्स खरीदी गई और चीज़ें। ये इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी में रहा। रिटायरमेंट के फौरन बाद मैसूर में सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस यानी CIL में सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पर आजुर्दाह ने कश्मीरी जुबान और अदब की तारीख पर अपनी तहकीक मुकम्मल की। यहाँ से इनका रिश्ता दक्कनी हिंदुस्तान से और बढ़ गया। ज़मान साहब ने जो एसेज लिखे, इंशाइये लिखे, आज से 30 साल पहले, तो आज हम देखते हैं कि उनकी अमली सूरत ये हो सकती थी शायद, लेकिन ऐसा करना आम ज़बानदान के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि ये नथिंगनेस को पकड़ना है। तो ऐसा लगता है कि कहीं इन नथिंगनेस को उन्होंने कैच किया है फिजा में से, और शायद वही हकीकतें हमारे सामने उभर के आती हैं आज। आजुर्दाह रजाकाराना तौर पर अपना कलम चलाते रहे और अपने दिल की लगी को बयान किया, और इसे कारीन पर छोड़ दिया कि इसे आगे बढ़ाना है या मुकाबला करना है। किसी भी तरह से उनकी तहरीरें अमल करने के लिए, उम्मीद करने के लिए मुहरिक का इरादा रखती हैं। ये उनकी किताबों में वाज़ेह है, जैसे कि गुब्बारे कारवान, गुलदस्ता, कांटे, सुन तो सही, मौजे नक़्ल, लौह कलम, नूनपोश, रतन नाग धर सरशार, हब्बा खातून वगैरह। तिम छ वर्तावन सड़ा आम फहम जबान, मगर तत आम फहम जबान मं तिहुंद तख्लीकी परवाज तिथ कनित ब्रोह कुन यवान। बासान छु कि यह सा छु अथ शारस मं छु अक तजुर्बा। मोल योत पन्नु छारुन छी, गछ नियर बाजार अक फिर रहा। ये देखिए क्या कमाल की शायरी है। वन त्रपिरु ना सारी चोट, वन त्रपिरु ना सारी चोट, यम सन्स कथस सुई बरसाव। हस्बे हाल बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिक्र टेकर की बड़ी अहमियत है। कश्मीरी में मेरी पहली किताब, और कश्मीरी अदब में देखा जाए तो ये इंशाइयों का या एसेज का पहला मजमुआ है कश्मीरी अदब की तारीख में। एक ऐसे है लाइन, अच्छा लाइन उस पर अल्टीमेटली कहा गया है कि यानी ये पूरा मुल्क जो है इसकी आधी आबादी हर वक्त लाइन में रहती है। 1981 में मिर्जा सलामत अली दबीर शाया हुआ। ये था आजुर्दाह का PhD मुकालमा। तारीखी और मौज़ूआती एतबार से ये बहुत वसी और हिसास था, इल्मी क्लासिकी और आम अफराद की लज्जत का एक मुराक्कब। इसकी पजीराई इसलिए भी बहुत ज्यादा हुई कि एक जमाने के बाद मिर्जा दबीर को बचश्मे कम देखने की रिवायत तोड़ दी गई थी। मुझे लगा कि बाज सूरतों में वनी इससे आगे है। गालिब ने भी उनकी तारीफ की है। फिर मैंने ये भी देखा कि नसर के अलावा उन्होंने मसनवियाँ भी कही हैं, कसीदे भी कहे हैं, बल्कि ठुमरियाँ भी कही हैं, गज़लें भी कही हैं। मुझे इनका कैनवस इतना फैला हुआ है। लेकिन मरसिया जो है बुनियादी तौर पे मरसिया बुका का नाम है, वाक़या अरब का है, करबला का है, मुसलमानों का है, हिंदुस्तान का नहीं है, हिंदुस्तानियों का नहीं है। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से इसको पेश किया कि हिंदुस्तानी इसको अपना अलम
اپنا عالمیہ، اپنا واقعہ سمجھنے لگے. دبیر کا معاملہ اس قدر کتابوں میں دبا ہوا تھا، چنانچہ مجھے کلکتے جانا پڑا. کلکتے کا مرشد آباد سراج الدولہ پیلس لائبریری. میں نے خدا بخش کا لائبریری پٹنہ میں کام کیا، میں نے سالار جنگ میوزیم میں کام کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لکھنؤ کے ٹیگور لائبریری یونیورسٹی کی، وہاں سے مجھے کچھ میٹیریل ملا. الہ آباد یونیورسٹی کے کتب خانے سے کچھ میٹیریل ملا، اور سب سے زیادہ پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب کے یہاں سے، جناب عسکری صاحب سے، خود مرزا دبیر کے خانوادے کے لوگوں سے، مرزا صادق سے، سید محمد رشید کے یہاں سے، اس طرح سے ہر ایک نے مدد کی. میں آزردہ صاحب سے ملنے کے بعد اس بات کا قائل ہو گیا کہ زبان میں زمین سانس کیسے لیتی ہے، کہ میں کشمیری نہیں جانتا، میں نے تراجم پڑھے، ان تراجم کے حوالے سے میں وہاں تک پہنچا ہوں. آزردہ نے ادبی اسلوب اور زبان کی ترجیح میں اپنا حصہ ڈالا، اختیاراتی، انتخابی نہیں. انہیں ان کے ادب کو، ان کی تحریروں کو اپنے گھر سے دور لوگوں تک پہنچانے کی خواہش پیدا ہوئی. ان کی کشمیری کتاب ایسے کا پہلا ترجمہ انگریزی میں تھارنس اینڈ تھسلز شائع ہوا. اب اس کا نیا اوتار مراقبہ یعنی میڈیٹیشنز شائع ہوا ہے. The vulture in Azurda Saab's essay, on the other hand, is much, much more layered. It isn't as straightforward as being a bird of prey. It is also prophetic. آزردہ نے لگ بھگ 50-60 ترجمے کی ورکشاپس میں شرکت کی، کہیں ڈائریکٹر کی حیثیت سے یا کہیں ایسوسیٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے. یہ ورکشاپس ترجمے میں تخلیقی اور ثقافتی پہلوؤں کو سنبھالنے میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں. انہوں نے خود ترجمے کیے اور مختلف آتھرز نے ان کی کتابیں اپنی زبانوں میں ترجمہ کر دیں. آزردہ نے کئی کتابیں کشمیری اور اردو میں ترجمہ کر کے اپنی ادبی خدمات اور وسیع کر دی. شری اروندو پر مونوگراف، اینتھولوجی آف شارٹ سٹوریز، لکھنوی تہذیب ادبیات کے آئینے میں، ساختیات پس ساختیات اور مشرقی شاعریات، چارو وسنتا، میموریل سٹونز، رتن ناتھ دھر سرشار، شارٹ سٹوریز بائی انیتا مہتا، نین تارا سہگل، پدما پیریرا، منیشا کلشریشٹھ اور گرو بساوا کے وچن. I have been traveling throughout the country. On many occasions, I found that there is a person in Kashmir who can take care of my project, because Vachana is such a sacrosanct literature which cannot be digested by any common person. Therefore, when we chose our Zaman Azurda ji from Kashmir, then I felt he is the replica of my Guru Basavanna. Therefore, I chose to give the entire responsibility after Dr. M.M. Kalburgi, who was a great personality by himself, who conducted the entire project for the 23 languages. Later, the North and the South combined together to create a history. The whole world, no language has such a revolution as Vachana had. I wondered how he could do that. More than that, the very fact that he has taken interest in Vachanas, it made me his follower. ساہتیہ اکیڈمی نے لٹریچر کو ٹرانسلیٹ کرنے میں، دوسری لینگویج تک پہنچانے میں جو کام کیا وہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. Sahitya Academy is dealing with 24 languages and Kashmiri is one of those. And Professor Muhammad Zaman Azurda Saab's the advantage is he is a master in both the languages. More than, not only both, 4 languages I should say. He has a very close literary circle in Assamese, the same way in South Kannada, even in Telugu. Because he was in Mysore, in CL Mysore. Azurda Saab is I should say in one line, he is a best guide. I have grown up in front of him. So that itself enough to say what Azurda Saab as a person. آزردہ بہت شکر گزار ہیں ساہتیہ اکادمی کے، جس نے کشمیر میں ادبی تحریک میں انقلاب لایا.
10 साल कन्वीनर के तौर पर उन्होंने काबिल जिक्र शिरकत की। उन्होंने कश्मीरी अदब को हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में ट्रांसलेशन करवाने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है, पूरे हिंदुस्तान के जो ट्रांसलेटर्स हैं उनको इकट्ठा किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। कश्मीरी का साहित्य आपको उर्दू और हिंदी में तो उपलब्ध था, लेकिन तमिल तेलुगु में नहीं था। उन्होंने ये काम किया है और ये कन्वीनर रहते हुए जितनी मेहनत उन्होंने की है, भगवान करे कि हिंदुस्तान की 24 भाषाओं में ऐसे कन्वीनर हों। उन्होंने कश्मीर को, कश्मीरी भाषा को लोकल से लेके ग्लोबल तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। साहित्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे नए राइटर्स को एक जगह देना वो ज़मान साहब का काम था। और उनकी एक और चीज़ है जो वो कभी ना वो कभी टीचर की तरह से आए, ना वो कभी बड़े राइटर की तरह से आए, वो आए तो एक दोस्त की हैसियत से आए। Friends, Sahitya Academy Award in all the 24 Indian languages recognized by the Academy is the recognition of this and a kind of salutation of the writers. 1984 में प्रोफेसर ज़मान आज़ुर्दाह को एक मोतबर और जिंदगी भर पहचान अता करने वाला नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स का बावेकार एजाज यानी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ये उनके मज़ामीन के मजमूए के लिए जिसका उन्मान कश्मीरी में ऐसे है। कुछ व्याख्यान ऐसे होते हैं जिनके लिए व्याख्या की जरूरत नहीं होती है, वैसे है जुर्दा का व्यक्तित्व है जिसको किसी की जरूरत नहीं है, वो स्वयं कम्युनिकेट होता है। आज़ुर्दाह ने प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर पे लिखा, कांगड़ी जबान, इंसानी कदरों पे लिखा, होमोसेपियंस, आईना, भागते दरख्त, डिमांड्स ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ के मुतालबे पे लिखा, गिद्ध, नुनपोश, यख की इमारत। उनकी तहरीरें समझौतों और नाइंसाफियों के खिलाफ उनका रद्द अमल बन गई। आज़ुर्दाह ने उन लोगों का ख्याल रखा जिनके दिलो दिमाग की अक्कासी उन्होंने अपनी तहरीरों में की। आज़ुर्दाह साहब की जो गज़लें हैं, यो कलाम मेरी नज़र से गुजरा है या मैंने सुना है, उसमें ये खुसूसियत मुझे नज़र आती है कि सहले मुमतना की शायरी है, बिल्कुल ऐसा लगता है सामने की चीज़ है। आज़ुर्दाह ने फैंटेसी के लिए लिखा क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये रद्द अमल का एक तरीका है। रात दिन गर्दिश में है 7 आसमान, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। इसी जोश में आज़ुर्दाह ने अपने कारीन को ले लिया और वो थोड़ा हल्का महसूस करने लगे। उनके सम्मान में पेश कर रहा हूँ कि कुछ और भी सांसें लेने को मजबूर सा मैं हो जाता हूँ, कुछ और भी सांसें लेने को मजबूर सा मैं हो जाता हूँ, जब इतने बड़े जंगल में किसी इंसान की खुशबू आती है। सीधे सच्चे सरल इंसान को मेरा आदाब। आज़ुर्दाह ये कहते हुए नामहसूस तौर पे अपनी फतह और खुशी का एहसास करते हैं कि उन्हें लोगों ने सराहा, उनकी पजीराई की। 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड, 2011 में गालिब अवार्ड, 2017 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का स्टेट अवार्ड, खलत कमराज, खलत नूर। ये सब आज़ुर्दाह को एक एहसास दिलाने का, हरारत पैदा करने का, जोश दिलाने का और हौसला बढ़ाने का। हर एक के पास इतना सामान यकजा नहीं होता। कश्मीरी ज़ुबान का पहला ऐसे राइटर प्रोफेसर मोहम्मद ज़मान आज़ुर्दाह है। सानी 50 साल के बाद भी पैदा ही नहीं हुआ, हालांकि बहुत से लोग लिख रहे हैं। ज़मान आज़ुर्दाह ने अदबी जलसों में जोशो खरोश का मुजाहरा किया। इतना ही नहीं बल्कि तुलबा की सरपरस्ती वाले प्रोग्रामों में ट्रैकिंग टूर्स हो या एजुकेशनल टूर्स या रेडियो टीवी की नशरियात, ये कहना काबिले ज़िक्र है कि एक बार जब रेडियो कश्मीर ने मजबूरी के सबब इनका नाम उस टॉक के ऐलान से हटा दिया था जो उन्होंने लिखा था और पेश किया था, और आज रेडियो पर बतौर मेहमान उनका नाम ऐलान करना या टेलीविजन पर इनकी तहरीर करदा फीचर का ऐलान करना एक फख्र का लम्हा है। मुझे फ़ख्र हो रहा है कि आज मैं एक ऐसी शख्सियत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और खुदा करे कि सलामत रहें क़यामत तक
हमारे सर पे जो साए हैं बरकतों वाले। आज आजुर्दाह की उम्र 77 साल की हो गई है। उन्हें लगता है कि कोहे पैमाई में चोटी पर पहुंच के मुड़ के देखने में फतहयाबी का एहसास होता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे आगे देखकर उससे ऊंची चोटियों का अपनी तरफ खींचना और दावत देना, वो सूरत हाल आज भी सामने है। आजुर्दाह कहते हैं, जिंदगी में जहां कोई मुझे दीवार मिली, अगर मैं उसको सर नहीं कर पाया तो मैंने उसको गिराया भी नहीं, ढाया भी नहीं, उसके अंदर सुराख भी नहीं बनाया, बल्कि दाएं बाएं से निकल के अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहा। और चचा गालिब ने तो मेरी तर्जुमानी बहुत पहले कर रखी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।